Now let us see problem number 20th. डेटा को ध्यान से देखें. 200 हर्ट्ज वेव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200 हर्ट्ज. एम्पलीट्यूड इज 1 मिलीमीटर. Amplitude is 1 millimeter. Travels on a long string of linear mass density. Linear mass density is 6 gram per meter. Under the tension of 60 Newton. Find the average power given on the string. Average power once again हमें लिखना है और हम एक्सप्रेशन जानते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ बाय वी. तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ही डिटरमाइन कर ले. देखिए एम्पलीट्यूड हम जो मिलीमीटर्स में है इसको मीटर्स में इधर ही लिख देते हैं और लीनियर मास डेंसिटी जो 6 ग्राम पर मीटर दे रखा है इसको 6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर कर देते हैं. अब हम लिखते हैं वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू. Velocity is under root of 6 into 10⁻³ बाय म्यू की जगह 60 और इसे सॉल्व करने पर वेलोसिटी आ जाएगी. सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया. ऊपर मुझे 60 लिखना है 60 और नीचे मुझे लिखना है 6 into 10⁻³ 10⁴ 100 मीटर पर सेकेंड. यह वेलोसिटी आ जाएगी. वेलोसिटी आ गई. एम्पलीट्यूड दे रखा है, फोर्स दे रखा है और ओमेगा हम अच्छी तरह से जानते हैं. ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज 400 पाई. तो मैं एवरेज पावर लिख देता हूं. इट्स हाफ इंटू 400 पाई होल स्क्वायर. एम्पलीट्यूड की जगह पर 2 to 10⁻³ होल स्क्वायर. फोर्स की जगह पर 60 न्यूटन अपॉन 100. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर. अब फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव इन 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग. यह तो ए पार्ट हुआ. यह तो ए पार्ट हुआ. दिस पार्ट ए. अब उनने पूछा है 2 मीटर लॉन्ग यदि स्ट्रिंग ली जाए तो उसमें कितनी एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग में. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 मीटर. अब देखिए इस 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में जो वेव है वह कितने समय ट्रेवल करेगी हम यह निकालने की कोशिश करते हैं. हम जानते हैं वेव वेलोसिटी इज v. With this velocity wave travel through the length L for a time delta t. तो यह डेल्टा टी टाइम निकल सकता है. डेल्टा टी इज L upon v. So this delta t is length is 2 meter, velocity is 100 meter per second. So this delta t is 1/50 seconds. हम कहेंगे इस 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल करेगी वह वेव 1/50 सेकेंड्स लेगी. अब ये जो एवरेज पावर है दिस इज E delta E by delta t. So delta E is average power into delta t. Now this is the energy which is being transmitted by this string. तो इतनी ही एनर्जी उस स्ट्रिंग के पास 2 मीटर की स्ट्रिंग के पास होना चाहिए. अब हम इधर से लिख देते हैं दिस एनर्जी कंटेंट इन द स्ट्रिंग इज. यह एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व कर दीजिए. लेटर से मैं आंसर देख लेता हूं इसका क्या है 20th का और इधर से सीधा लिख देता हूं. इट्स 0.47 वाट.
0.47 वाट, सॉल्व करने पर 0.47 वाट आएगा। तो एनर्जी इन स्ट्रिंग जो आएगा दैट इज 0.47 जूल्स पर सेकेंड इनटू 1/50 सेकेंड्स। तो यह जो एनर्जी आ जाएगा इट वुड कम आउट टू बी 9.4 मिली जूल्स। जरा बड़े ध्यान से देखिए, इसका बी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिस इज द बी पार्ट। और यह बी पार्ट का सॉल्यूशन है। बी पार्ट में उन्होंने जो पूछा, एवरेज पावर तो निकालना पहले की ही तरह था। बी पार्ट में उन्होंने खास पूछ लिया कि यदि 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग है तो इसके पास कितनी एनर्जी है किसी भी समय पर। हम कहते हैं इसके पास जितनी एनर्जी वो आगे बढ़ रही है इनफैक्ट, तो जितनी एनर्जी आगे बढ़ रही है हमने वो निकाल दी। 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल करने में कितना समय लगेगी और इतने समय में कितनी एनर्जी आगे बढ़ रही है। जितनी एनर्जी आगे बढ़ रही है उतनी एनर्जी उस 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग के पास उस इंस्टेंट पर है, और वही एनर्जी आगे बढ़ रही है। हमने वह चीज कैलकुलेट कर दी। ध्यान से सॉल्यूशन को देखें, मेथड को देखें, और 21st प्रॉब्लम इसे रीड करना चालू कर देंगे। Now, let's start reading 21st problem. Figure show two wave pulse at t equal to 0 traveling on a string in opposite direction with same wave speed. Wave pulse की जो speed है that is 50 centimeter per second. Sketch the shape of the string at t equal to 4 millisecond, 6 millisecond, 8 millisecond, 12 milliseconds. Now this is a interesting situation over wave superposition, और in fact इसे मैं कलरफुल चॉक से बनाना पसंद करूंगा। और इस तरीके से t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड्स पर, t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड्स पर, t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड्स पर, 8 मिली सेकेंड्स पर और 12 मिली सेकेंड्स पर। आई वुड नीड सम स्पेस। मैं स्पेस को कंजर्व करते हुए इस ग्राफ को बनाता हूं जिससे कि बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ सके, और किस तरह से एक ही टाइमलाइन पर बनाया जाता है इस बात को सीखना होगा। y एक्सिस फिक्स रखूंगा, इधर मैं बताऊंगा t इक्वल टू 0 के लिए, इधर मैं बनाऊंगा t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड्स के लिए, इधर मैं बनाऊंगा t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड्स के लिए, इधर मैं बनाऊंगा t इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड्स के लिए, और इधर मैं ड्रॉ करूंगा t इज इक्वल टू 12 मिली सेकेंड्स के लिए। आई थिंक यही दे रखा है 0, 4, 6, 8, 12। अब देखिए जरा, टाइम एक्सेस भी सेम रखूंगा, 0, 0, 0, 0, 0। इस जगह पर 2, 4, 6, 8, 10, 12. This is x. This is x. This is x. This is x in millimeter.
यह सब मिलीमीटर में है। अपोजिट डायरेक्शन में वेव है, यह 2, 4, 6, 8, 10, 12। और इसी तरह से इधर मैं बनाऊंगा, यह 6, 6, 6, 6, यह 12, 12, 12, 12। इनफैक्ट 14 तक उनने बना रखा है, इसलिए मैं 2, 4, 6, 8, 12, यह 6, 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12, 14 भी मैं बना देता हूं। इधर से मुझे इस एक्सेस को और एक्सटेंड करना है, और इधर 14, इधर 14, 14, 14, 14, this is x, 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 and all this are in millimeters. All this are in millimeters. X is in millimeters. इधर 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10। यह तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस अलग अलग समय के लिए बना लिए हैं। अब मैं क्या करता हूं, वेव्स अलग अलग फिगर से, टाइम t इक्वल टू 0 से एक वेव पल्स है इस तरह से, और यह v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और एक वेव पल्स है 4 से लेकर 14 तक, एम्पलीट्यूड सेम है मगर वह नीचे की तरफ है, वही 4 सेंटीमीटर की ही वेव पल्स दिख रही है, और यह इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब जरा देखिए, वेलोसिटी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्केच द शेप एट 4 मिली सेकेंड। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to velocity into time. So d1 is, velocity is 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या दे रखा है उनने, 4 मिली सेकेंड, 4 into 10 to the power minus 3 second. So this d1 comes out to be 50 into 4, 200, 200 into 10 to 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर आगे बढ़ेगी। 2 मिलीमीटर आगे बढ़ के यह वेव, यह 2 मिलीमीटर आगे बढ़ गई, इस तरह से v वेलोसिटी से ऐसे बढ़ रही है, और यह वेव भी 2 मिलीमीटर आगे बढ़ गई, और यह दोनों वेव सब इनफैक्ट सुपर इम्पोज होने लगी है। यह v वेलोसिटी से आगे बढ़ गई, इस तरह से यह सिचुएशन बनेगी। अब d2, at 6 milliseconds, 50 centimeter per second into 6 into 10 to the power minus 3 seconds. It's 0.3 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। अब देखिए 3 मिलीमीटर जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, यह वेव
3 मिलीमीटर जब आगे बढ़ेगी तो इस तरीके से 1 मिलीमीटर और आगे बढ़ रही है, 9 इधर आ रही है, यह भी आगे बढ़ रही है। तो देखिए अब यह वेव इस तरह से, इसका यह एंड यहां तक आ जाएगा, 9 से 13 तक जाना चाहिए, 3 से 9 तक जाना चाहिए, सॉरी 5 से 9 तक, मगर यह भी आगे बढ़ चुकी है, इधर आ चुकी है। और क्या होगा, यह दोनों सुपर इंपोज करेंगी और 2 मिलीमीटर का जो अब गैप है वह एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी अब 2 मिलीमीटर के गैप में। और यह वेव तो यहां से यहां तक दिखेगी और यह वेव यहां से यहां तक दिखेगी। एक्चुअली मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, यह वेव वाकई में यहां से यहां तक थी और यह वेव वाकई में यहां से यहां तक थी, मगर इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ये ऐड अप होके 0 हो गई है और वहां पर कोई वेव अब दिख नहीं रही। अल्टीमेटली वेव पल्स इस तरह से दिखेगा। अभी भी यह वेव पल्स v वेलोसिटी से इस तरह से आगे बढ़ रही है और यह वेव पल्स भी v वेलोसिटी से इस तरह से आगे बढ़ रही है, मगर इस वेव पल्स का यह और इस वेव पल्स का यह एक दूसरे को खत्म कर दिया और अल्टीमेटली यह दिख ऐसा रहा है, इस तरीके से। अब जरा देखिए D3 एट 8 मिली सेकेंड्स 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 8 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, तो यह हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। यह भी 4 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा, यह भी 4 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा, दोनों 4 मिलीमीटर आगे बढ़ के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेगी। अब देखिए यह सिचुएशन है, इनफैक्ट मैं पूरी तरह से डॉटेड तरीके से बनाता हूं, यह वेव भी इधर आ गई है और यह वेव भी इधर आ गई है और दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। यह भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, यह भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है और दोनों एक दूसरे को खत्म करके अब स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है। इस तरह से यह सिचुएशन है, कोई डिस्प्लेसमेंट वहां पर स्ट्रिंग का होएगा ही नहीं। अब लास्ट सिचुएशन एट 12 मिली सेकेंड्स 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 12 मिली सेकेंड्स, 12 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, और इस समय पर विल ऑब्जर्व 6 मिलीमीटर और 0.6 मिलीमीटर, आई होप मैं सही लिख रहा हूं, और 6 मिलीमीटर। अब जरा देखिए 6 मिलीमीटर आगे बढ़ने के बाद क्या होगा। अब यह वेव इस तरीके से आगे बढ़ चुकी है और यह दिखने लगेगी ऐसे, अभी भी
सॉरी, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही करती रहेंगी और 2-2 मिलीमीटर दोनों आगे बढ़ी है। तो दोनों 2-2 मिलीमीटर आगे बढ़ के यह तो ऐसी दिखेगी और इधर यह नहीं पूरी दिखने लगेगी भाई, क्योंकि दोनों आगे बढ़ गई है। यह ऐसी दिखेगी और इधर यह वेव इस तरह से पूरी दिखने लगेगी। जरा ध्यान से देखिए, यह वेव भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ते हुए अब यहां आ गई, यह v वेलोसिटी से आगे जा रही है और यह वेव इस तरह से बढ़ते हुए यहां आ गई और यह भी v वेलोसिटी से अब आगे जा रही है। यह देखिए, इधर से यह वेव इधर आई, इधर से इधर आई, इधर से इधर आई और इधर से इधर आ गई, जबकि यह वेव इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, बीच में इधर इसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करा, इधर कैंसिल आउट करा और अब ये बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं कर रही है। इस तरीके से यह वेव पल्स आगे बढ़ती जाएंगी। बड़े ध्यान से इस सिचुएशन को देखना है। वेव सुपरपोजिशन एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है इधर से, नोट इट डाउन, ये सारी बातें 20 सेकेंड करेंगे आप। Now let us discuss 22nd problem. Two waves traveling in same direction through the same region have equal frequencies. This is y1, this is y2. Have equal frequencies. ओमेगा दोनों का सेम है, वेवलेंथ भी दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है। If each wave have got amplitude of 4 millimeter and phase difference between the wave is 90, phase difference है and that is 90 degrees, what is the resulting amplitude? अब देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं सुपरपोजिंग वेव में a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. Here phi is the phase difference. तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, इसे मैं a नॉट कह देता हूं, a नॉट स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर प्लस 2 a नॉट cos of pi by 2. Cos pi by 2 is 0. So a square equal to 2 a naught square or amplitude is root 2 a naught. So amplitude of resulting wave is 4 root 2 millimeters. इन दोनों वेव को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, y1 is a sin omega t plus kx and y2 is a sin omega t plus kx plus pi by 2. इस तरह से फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का दिख रहा है, cos पाई बाय 2 इज 0 और इस तरह से हमने इन दोनों वेव के
सुपरपोजिशन से जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और हमने सॉल्व करके रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड लिख दिया। नाउ लेट्स रीड 23rd प्रॉब्लम, इसे देख लीजिए। चलिए आज के सेशन का हम लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद अगले सेशन में कराऊंगा। मैंने ढेर सारे प्रॉब्लम्स करा दिए हैं और अब आप भी तेजी से इन प्रॉब्लम्स को आगे करने लगो। एनीवे थोड़ा सा थकने लगे हैं अब। 23rd प्रॉब्लम, टू वेव्स each having frequency of 100 hertz, दो वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के सेम डायरेक्शन। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इफ सेकेंड वेव इज प्रोड्यूस्ड 0.15 सेकेंड लेटर देन द फर्स्ट वन। देखिए फेज डिफरेंस जो होता है डेल्टा फाई इज, टाइम का डिफरेंस है 0.15 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो मैं टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन लिख दूं, दैट इज 1/f और 1/हर्ट्ज 100 और 0.01 सेकेंड, दिस इज द टाइम पीरियड। और फेज डिफरेंस होता है 2π/T इंटू डेल्टा टी। तो इधर से ए पार्ट सॉल्व करूंगा, डेल्टा फाई इज 2π/T, टी की जगह 0.01, डेल्टा टी की जगह 0.015, तो 1.5 into 2, डेल्टा फाई इज 3π। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। टाइम डिफरेंस की वजह से यह फेज डिफरेंस होएगा। इफ टू वेव्स were produced at the same instant but the one was produced at a distance of 2 centimeter behind the second one। अब देखिए यदि पाथ डिफरेंस होता है तो वंस अगेन फेज डिफरेंस है और वह फेज डिफरेंस इज गिवन बाय 2π/λ into delta x, so that phase difference is 2π/, वेवलेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर और पाथ डिफरेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इधर मैं सेकेंड्स लिख देता हूं, इधर भी सेकेंड्स, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो रहा है। सो दिस डेल्टा फाई इज 2 to 4 4π। पाथ डिफरेंस की वजह से यह फेज डिफरेंस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दोनों चीज मैंने लेक्चर में बता रखी है। इफ ईच ऑफ द वेव हैव गॉट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 millimeter, what would be the amplitude of resultant wave in A and B? अब देखिए इस केस में हम कहेंगे इन दिस केस इट्स अपोजिट फेज, since the phase difference is odd multiple of pi and here it's same phase, since the phase difference is even multiple of pi. So here amplitude cancel out or displacement cancel out. I'll say amplitude cancel out, so resultant amplitude होएगा 0 and here amplitude adds up, तो इधर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होएगा 4 मिलीमीटर।
This is destructive superposition, while here we have constructive सुपरपोजिशन। इधर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अपोजिट फेस की वेव्स सुपर इंपोज कर रही है। इधर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम फेस की वेव्स सुपर इंपोज कर रही है। इन दोनों केस को बड़े ध्यान से देखिए। दिस इज द सी पार्ट, द आंसर टू द सी पार्ट। आज हम इतना ही करते हैं। इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, अपोजिट फेस और सेम फेस, अपोजिट फेस की कंडीशन और सेम फेस की कंडीशन, और अपोजिट फेस में किस तरह से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ, दिस इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और सेम फेस के केस में किस तरह से कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्ट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड एडअप हो गए, और इस तरह से 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड हो गया। ध्यान से देखिए, आज के दिन हम इतना ही करते हैं। इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आगे के वेव्स एंड स्ट्रिंग चैप्टर के प्रॉब्लम्स और भी कराऊंगा। लगभग 30-40 प्रॉब्लम करने का मेरा विचार है। मैंने 23 प्रॉब्लम्स तो कर दिया है, लगभग 10-12 और करूंगा, और उससे इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। पैरेलली साउंड वेव्स चैप्टर भी पढ़ना हम चालू कर देंगे, और साउंड वेव्स चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं। आप सभी आगे के प्रॉब्लम्स तेजी से अटेम्प्ट करो, जो प्रॉब्लम नहीं आते हैं उनको मार्क करके रखो। अब मैं आप लोगों के डाउट्स पूछने लगूंगा और उनको सॉल्व करने लगूंगा। अभी तक तो मैं लाइन से सारे कराते जा रहा था, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। थ्योरी पढ़ने के बाद इन प्रॉब्लम्स को कर लेने से थ्योरी पूरी तरह से क्लियर होती है। आज के दिन इतना ही। गुड बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट।